उनके इंटरव्यू दिए भाई। आप कैसा काम करते हैं उस पर थोड़ा बताइए। हाँ वो जाओ उधर, वो सामने उधर। आप भी बता दीजिए। अरे हमको नहीं समझ में आएगा ना, वो बताएगा बरोबर। अभी इतना अंदर घुस के कैसा काम करते हैं आप? ओ उधर से जाओ। भिवंडी में पावर लूम से पहले यहाँ पे हैंडलूम आया। हैंडलूम आने का जो हैंडलूम यहाँ 1857 के बाद जो यहाँ भारत की सबसे बड़ी अंग्रेज़ों के विरोध में तहरीक थी, वो विफल होने के बाद वहाँ का बुनकर समाज यूपी का, वो वहाँ से पैदल भागा और रास्ते में जबलपुर में रुका। फिर एक सेंटर बुरहानपुर में रुक गए, कुछ लोग बुरहानपुर में रुक गए, कुछ लोग मालेगांव में रुक गए। फिर जो जत्था है यहाँ पे एक ग्रुप रुक गया उस जत्थे में से मदनपुर में, और एक जत्था उसमें से आया भिवंडी। भिवंडी आने के बाद में यहाँ पे तो ये ऐसे ही कहीं डेरा डाल के रुके हुए थे। उस जमाने में फक्की खानदान के साहब थे, वो कहीं जा रहे थे। वहाँ से वापस आने के बाद में शाम को वापस आए तो देखा ये लोग फिर वहीं रुके थे। आगे पूछा उन्होंने, लोगों ने बतलाया अपनी तकलीफ को। तो दरगाह रोड पे एक पक्की चाल बना के बुनकर समाज को वहाँ पे उन्होंने बसाया। उसके बाद उनके रोजी रोटी के लिए करघे का इंतजाम करवाया। उस जमाने में साड़ी बनाते थे ये लोग, अब उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो भिवंडी में दूध नाके पे इनको उन्होंने मार्केट दिया। आज जो हिंदुस्तानी मस्जिद है भिवंडी में, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि वहाँ से आए हुए लोगों ने जो मस्जिद तामीर की, उसका नाम इसीलिए, उस ज़माने में यूपी वालों को यहाँ पे हिंदुस्तानी बोला जाता है, तो हिंदुस्तानी मस्जिद के नाम से मशहूर है। और हैंडलूम यहाँ पे, यानी जिसको करघा बोलते हैं, उससे कपड़ा तैयार करना और बेचना, ये इनकी जो पुरानी इनकी रोजी रोटी थी वो चालू। फिर पावर लूम आया, पावर लूम का दौर आया। तो सबसे पहले समझ से 8 लूम लेके आए। 8 लूम लाने के बाद में उन्होंने सब बुनकर समाज की एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने बतलाया कि देखो अभी हैंडलूम का दौर ख़त्म होने वाला है, अभी आगे जो पावर लूम से ही कपड़ा तैयार होगा और इसी को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, इसी की मार्केट रहेगी। फिर धीरे धीरे लोग 1 लूम 2 लूम 1 लूम 2 लूम लगाते गए। क्योंकि भिवंडी के अंदर सिर्फ पहले एक अजेंडा कंपाउंड नाम का एक एरिया था, पावर लूम सेक्टर था, और उसी एजेंडा कंपाउंड के साथ साथ और कुछ कंपाउंड थे, 2-4 कंपाउंड बड़े। उसके बाद जब भिवंडी डेवलप होते होते यहाँ तक पहुंची, तो तभी कैसे सिर्फ 2 लूम दिया करता था मालिक मजदूर को। तो 2 लूम के अंदर उसका परिवार पूरा सुखी से जीते थे। लेकिन जीते जीते तो जब भी अगर महंगाई बढ़ जाती थी उस समय 80 के पहले, तो पावर लूम मालिक उनको पगार बढ़ा के दिया करता, पगार बढ़ा के देते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे दिन आते गए, जब भिवंडी का जो दंगल है 1984, उसके बाद 2 लूम के साथ देते गए। उस टाइम पे 2 लूम का भी पगार बढ़ाया। 86-87 से जब स्टार्ट हुआ, तब से ये लोग पगार बढ़ाने की जगह लूम बढ़ाते गए। इसी दौरान भिवंडी का और पावर लूम का नाता कुछ ऐसे जुड़ गया कि भिवंडी के शब्दों में ही बताना हो तो जैसे ताने और बाने का। अपना पेट पालने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहे और भिवंडी एक मेहनतकश तबके का शहर बन के ठहर गया। 15 साल में जो तनख्वाह मिलती है वो घर का पूरा होता है। जो सरकारी जो योजना है, सरकारी योजना कुछ आपको लागू होता है। आपको जो बोनस है, अखराजा है, फंड है, वो सब मिलता है। और कितना पगार आता है महीने का? घर देता है।
प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे तो तकलीफ के इससे आए, यहाँ पे वो तकलीफ शुरू हो रहा है। खिलाफ हम करेंगे, इन्हीं वर्गों को लेकर हम तोड़ेंगे के खिलाफ में लड़ेंगे। कुछ वर्कर बोले कि हम भाव बढ़ाने के लिए यूनियन में आए थे, राजनीति करने जुड़े आए थे। मैंने उनको जवाब दिया, मेरे घर के सामने जो नल है वो नल में अगर पानी नहीं आएगा और कोई कहेगा कि इस नल में पानी चाहिए तो उसको राजनीति कहेंगे क्या? राजनीति कहेंगे। और इधर खाने को नहीं है और हमारे झोपड़े का बिल 500,000 रुपये आ रहा है, वो भरने की हमारी ताकत नहीं है और उसके खिलाफ भी अगर लड़ते रहे हम तो उसको राजनीति करेंगे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर आपकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर इस भिवंडी शहर के गरीब का गरीब आदमी अपने इलाज करवाना चाहता है और इसलिए वहां पे अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ऐसा अगर हम मांग करते हैं उसको राजनीति करेंगे। इसको लगता होगा यहाँ पे ऑफिस खोला है नाल वाटे वाले ने, शायद यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा। यहाँ के मालिक इतनी दयनीय परिस्थिति कर चुके हैं मजदूरों के ऊपर, क्योंकि कारखाने के अंदर जो 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कामगार काम करते हैं एक शिफ्ट में, वहां पे एक पानी की मटका नहीं है पानी पीने के लिए। और रही बात, आदमी काम कर रहा है 12 घंटा, क्योंकि कानून में लिखा है 8 घंटे, लेकिन यहाँ पे सारे लोग 12 घंटे काम करते हैं। तो 12 घंटे के अंदर कितने बार तो उनको मुद्दे के लिए आता होगा, ठंडा जाने के लिए, तो वो कोई सुविधा नहीं, सब रास्ते पे इधर उधर जाते हैं। तो ये तो सुविधा है ही नहीं। और रही बात, एक बात हमेशा यहाँ पे उठाया जाता है कि यहाँ के मजदूरों की कटौती बहुत है, मजदूर की बढ़ोतरी होती नहीं है। तो एक जमाना ऐसा था जब मजदूर का लड़का 10 साल या 12 साल का हो जाता था तो उसको तार लगाने भेजता था उसका पिताजी, क्योंकि मेरा लड़का भी मेरे जैसे बने और मेरे जैसे अच्छा कमाए और घर। लेकिन ये जो 5-4 2 रूम का 3 का 4 5 10 जो 10 रूम चलाने की जो नौबत आज आई है, तो मजदूर जिंदगी में कभी भी नहीं चाहते कि मैं जो दलदल में फंसा हूँ मेरे बच्चे फंसे। इसके लिए हम उनके बच्चों को 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसा कुछ भी उनके जितने भी मेहनत करके रात दिन मेहनत करके उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन लूम के लाइन में कोई भेज नहीं रहा है। लूम के लाइन में नहीं भेज रहा है, इसके लिए कटौती हो रही है। मालिक लोग तो है, क्योंकि मालिकों को मालूम है इसमें मुनाफा बहुत है, उनके बच्चों को लाते हैं, लेकिन मजदूर का बच्चा आज बहुत उनके लाइन में लाने को तैयार नहीं। क्या फोटो निकाल रही है के लिए ये जो है कितना घंटा लगता है आपको पूरा बनाने को, ये जो कांडी भरने को? 3-3.5 घंटा लगता है। और कितना तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह एक दिन का 350-400 तक। 2-3 दिन होएगा, 2-3 दिन होएगा। एक दिन में 2-3 बीम होएगा। और कितना घंटा लगता है एक बनाने को? एक बनाने के लिए 3 घंटा 3.5 घंटा। और कितना तनख्वाह होता है इसका? दोनों के मिला के 300 रुपये। और तुमको बोनस अखराजा मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। बोनस बिनस कुछ नहीं, तो उतने में तनख्वाह में आपका होता है सब? उतने तनख्वाह हमारे ऊपर है इतना। नहीं, आप लोग जितना कमाते हो उससे तुम पूरा होता है, घर पूरा चलता है? पूरा नहीं चलता। पूरा नहीं चलता है। मैंने को 6,000 मिलता है। मैंने फिक्स पड़ा है। उसका नहीं, जितना काम करेगा उतना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलते रहा। और जब काम करते हो तो सरकारी सुविधा जो है, बोनस अखराजा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ चीज़ आपको मिलता है? इसमें कुछ नहीं मिलता। तो कितना घंटे का ड्यूटी रहता है? जितने देर कर सकते हो 20 दिन का काम उतना करना ही पड़ता है क्या? पर नहीं, आप फिर भी कितना काम करते हो? 12 घंटा कितना? 12 घंटा का काम करते हैं। 12 घंटा काम करने में कितना पगार पैसा आता है? 12 घंटे में काम करने में हमको आता है 6,000 तक आता है। 6-7 महीने 8 आएगा महीने का। क्या है उसमें गवर्नमेंट को मतलब जो टेक्सटाइल फील्ड का इंडस्ट्री बड़े बड़े लोग हैं ना, इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा। सब में भाव बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में भाव बढ़ रहा है, मगर ये फील्ड में भाव नहीं बढ़ रहा है। वो जितना है ना वहाँ पे ही है। मैं कम से कम ये फील्ड में आके 8 साल हो गया, मगर भाव वहाँ पे ही है, इधर था वही है।
वही 100 रुपये मिलता है। अभी दिन बाद जब कोई भी फील्ड में हो, चावल हो गए वो उसको बढ़ते जा रहा है, हर एक महीना हर एक साल में 2 दिन एक बार बढ़ते जा रहा है। मगर ये फील्ड में एक बार भी बढ़ता है नहीं, वही को दबाव करता है, हमको नीचे उतारता है, बस ऊंचा लेके आना सोचता नहीं। कोई बाबू पूछेगा तो काम छोड़ देता है, दूसरी जगह काम लेता है पार्टी वाला, ऐसा होता है। इसलिए हमारा ज़्यादा पहले जैसा नहीं है, इसलिए हमको यहाँ लेबर प्रॉब्लम है। लेबर का जो प्रॉब्लम है वो मेजर पॉइंट है, बाकी उसका तो जो अपना चलता है यान का जो रेट है आगे जो वो स्टेबल नहीं रहती, वो ऊपर नीचे रेट होते हैं, तो हमको उसमें बहुत दिक्कत है। नहीं, लेबर प्रॉब्लम में मतलब बेसिकली मतलब क्या है उसको? लेबर शॉर्टेज बहुत, लेबर शॉर्टेज बहुत है। हाँ, लेबर का बहुत शॉर्टेज है। न्यू लेबर नहीं आ रहे, जो पुराने हैं वही आ रहे, नए लेबर को बनती है। उसका लेबर का मेन फैक्ट्री लेबर का ही तकलीफ है। आगे जाके मतलब अपग्रेडेशन नई मशीन डालना पड़ेगा जिसमें लेबर कम लगती है। और ये जो लेबर यूनियंस है उसकी कुछ तकलीफ है आपको? उससे भी तकलीफें है, लेबर यूनियन वगैरह की तकलीफें यूनियन होती है लेबर का, तो वो हमारे परेशानी होती है। जितना हमने लेबर यूनियन का जितना मेजर पॉइंट नहीं है, जितना लेबर की शॉर्टेज से ज़्यादा अपने को तकलीफ आती है। मशीनें अपने को आगे जाके अपग्रेड करना पड़ेगा जहाँ लेबर नहीं लगती हो, हेवी प्रोडक्शन जैसे शटरलेस लूम वगैरह वो लगाएंगे तो ही फैसिलिटी है। गवर्नमेंट से उससे सब्सिडी की उम्मीद हमारे को। रहने वाला हूँ और इधर ही पढ़ के मतलब 12 क्लास पास किया, करने के बाद फिर वार्पिंग लाइन चॉइस किया मैं, समझे। और 18-20 साल से समझो मैं वार्पिंग लाइन में था और वार्पिंग चलाते चला आया। और आज भी समझो 1.5-2 साल पहले काम छोड़ा मैं। काम इसलिए छोड़ा कि मेरा वार्पिंग ख़राब था और सेट को बोल बोल के हैरान हो गया, मगर सेट बनाता नहीं था। इतने भाग से मेरा उसमें हाथ गया, और हाथ गया तो 3 टुकड़ा मेरा होगा उसके अंदर। वो हिसाब से मैं अभी तक काम धंधा कर नहीं पा रहा हूँ मैं, और हाथ में भी दर्द रहता है, वजन वगैरह उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। सेठ का नाम क्या है? सेठ का नाम जो है योगेश सेठ है। योगेश सेठ था नाम, मतलब योगेश हर गोविंद दास पूरा नाम। 84 गाला जगाला नंबर 40। कम तुम्हारा लूम रजिस्टर था या फिर वो ऐसे नहीं, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, वो रजिस्टर है था क्या नहीं था, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। मांग के ऊपर था, मतलब महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये पगार मतलब बनता था उसके अंदर, समझे। और मशीन खराबी के हिसाब से जो हाथ मेरा मशीन के अंदर गया, ये समझो कि खाली जिंदगी मेरी बची नसीब के हिसाब से, नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं था। मतलब सेठ बोला मतलब केस मत करो, मैं जो होएगा मैं सब करके दूंगा। पुलिस वाला आया, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मैं तो होश में था नहीं ज़्यादा। साइन कराया, साइन कर दिया, सेठ भी खड़ा था। और पेपर में क्या लिखा था तो मुझको मालूम भी नहीं, खाली सेठ जाने और वो पुलिस वाला जाने। बाद में इलाज तो कब सब करा, इलाज सब करा, लेकिन दवा खाने से निकलने के बाद फिर जो खर्चा आया उसको नहीं दिया। तो उसके लेने, वो खर्चा लेने के लिए यूनियन ने केस डालना चाहा था ना? यूनियन ने डालना चाहा था केस, पर आपकी सब जी हाँ पर आपका सहारा अगर यूनियन को मिलता तो केस भी डल जाता था। उस सेठ को पैसा भी देना पड़ता था और यूनियन का भी उसमें आपका सहयोग हो जाता था आपके लिए। तो आपने केस डालना क्यों नहीं मुनासिब समझा उस टाइम? वहाँ मतलब घर का बात आ गई थी, तो मेरे जो मामा ससुर है उनके रिश्तेदार थे सेठ लोग, तो मामू बोले मतलब ऐसा काम कुछ मत करिए, मतलब सब करके देने बोले। ये नहीं बात हुई थी, सेठ यही बोला था दवा खाने के कुछ मतलब निकलने के बाद कुछ मदद करूँगा, उसके बाद कुछ दिया ही नहीं। फिर अभी 1-1.5 महीना हुआ, 15,000 रुपया भी आया था। यूनियन ने तो मदद करनी चाहिए थी, पर आपने एक पैर पीछे लिया है। जी हाँ, वहाँ 2 बात हो गई थी। बोले थे कभी यूनियन वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो दवा खाने पड़ जाएगा, सेठ निकल जाएगा। उसके अंदर मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, आगे पीछे ना माँ ना बाप कोई नहीं, 1 रुपया लगाने वाला कोई नहीं था। वही उसी में मैं अजबका आ गया। मतलब सेठ ने आपको फंसाया है? वो चाहे जो कर रहा हो। अगर केस डालते तो मिल जाता था आपको पूरा पैसा। मैं बोल रहा हूँ, उसी अजबका में मैंने केस नहीं डाला। बोले सब मिलेगा, और वही आश्रय में मरा गया। डरा धमका रहे थे रिश्तेदार या फिर? कुछ नहीं, कुछ डरा धमका रहे थे। बोला चलो रिश्तेदारी है, बात आपस में बन जाए तो वही अच्छी बात है, तो देने बोला है। तो और उसके बाद से फोन भी कर रहा हूँ, ऑपरेशन कराने गया तो भाई को बोला 5,000 लगेगा नट निकालने के लिए।
वो फ़ोन करा तो बोला मेरे को टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा। फिर मेरा साला फिर 5000 रुपया दे गया, नट निकलवाया। अभी ससुराली में पड़ा हूँ। कितना महीना हो गया है? साल भर से ऊपर हो रहा है। तो 2 साल के अंदर आप केस डाल सकते हो, अभी भी चाहते हो डालना? 2 साल के अंदर, हादसा होने से 2 साल के अंदर आप केस डाल सकते हो कानूनन तौर पे, तो अभी भी डालना चाहते हो? अब मुझको पूछना पड़ेगा, सामने वाले तो नहीं बोलेगा हमारी बात कट जाएगी। पैसा तो आपको मिलने वाला है, वो सामने वाले को क्या पूछना? यूनियन तो साथ देने को तैयार है। सेठ का डर है, मालिक का डर है? नहीं, मालिक वाले डर नहीं, बस वो रिश्तेदारी का मसला है, और कुछ नहीं, डर किसी का नहीं है। तो जिंदगी तो खराब हो रही है आपकी, इतना मार लगा है, तो रिश्तेदारी की क्या बात है इसमें? जान तो आपकी जा रही है। तो फिर भी केस डालना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है। पहले लेबर 4 रूम चलाता था, आज लेबर 8 रूम चलाता है। पहले लेबर की 2 शिफ्ट थी, आज कोई लेबर अपना 12-12 घंटा चलाता है, 1 शिफ्ट बंद रखता है लोग। इंजरी हो रहा है, वो उसको नींद पूरा नहीं मिलता है, वो अपना जितना उसका यूटिलाइजेशन है उससे ज़्यादा यूज़ ले रहा है। पर वो लेबर अपनी खुद की मर्जी से कर रहा है या फिर खुद की मर्जी से? उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पहले पगार 4000 रुपये आता था, आज उसको पगार 8000 रुपये आता है। पर अगर इंजरी होती है तो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको? कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ता है। आपकी इंडस्ट्री में हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मेरे इंडस्ट्री में नहीं हुआ। बाकी ये आप गुजरात और महाराष्ट्र में इतना फर्क है, टोटल इंडस्ट्री महाराष्ट्र की गुजरात में जा रही है। यहाँ पे इतनी तकलीफ है और गुजरात में बहुत फायदे हैं। गुजरात में ना यूनियन का लोचा है, ना कुछ है, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है कि अपन सब कुछ कर पाते। इधर वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन जो है काम, उसकी वजह से कुछ मालिकों को परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। जब चाहे मन चाहे जैसे करते थे, पूरी एरिया लोग बंद कर देते एक ही दिन में कि हाँ 50 रुपया बढ़ाओ तो हम चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, जो कि 20 रुपया भी बढ़ा के चल सकता है। लेकिन ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी एक तरफ से लोग सोचते हैं उस तरह से ले रहे हैं। लेबर है, लेबर के ऊपर आदमी है, उसके ऊपर आदमी है, काम लेबर करता है, लेकिन वो 2 आदमी फोकट का पैसा खा रहे हैं। एट द एंड घाटा किसका होता है? लेबर का? लेबर का घाटा हो रहा है और सेठ का घाटा हो रहा है, बीच वाले फोकट में कमा रहे हैं। तो आपकी क्या सुझाव है? लेबर को आप क्या बताना चाहोगे कि यूनियन के पास जाए या न जाए? नहीं, लेबर यूनियन के पास जाके जो उसको चाहिए हम सब दे रहे हैं, तो उसको यूनियन के पास जाके फायदा क्या? इस देश के अंदर भी मजदूरों की सत्ता का है, ये हमारी इच्छा है। हमारे बबलू भाई कहते हैं, वार्कर का जो संगठन है वो भेना गांव से शुरू हुआ। भेना गांव के बहुत सारे हमारे राजेश भाई जो बैठे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, 20-25-30 लोगों को लेकर हम संगठन बनाते थे। 6-7 महीने के वही पे लगे हुए, लगने के बाद में वो बड़ा होते गया। उसके आगे के साथ भी है कि नहीं है? आपका बात है। और वार्करों के संगठन से जो शुरुआत हुआ, स्ट्राइक का भी शुरुआत हुआ और आंदोलन का शुरुआत हुआ, और उन्होंने भिवंडी के बाकी वर्करों के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करके दे दिया, और वो भी आंदोलन के अंदर है। और भिवंडी के वर्करों का भी ऐसा लग रहा है कि सीखने के बाद, लड़ने के बाद सीख सकते हैं, और इसलिए वर्कर अभी आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे बना रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं और जीत रहे हैं। मतलब 12 में से 8 घंटा काम करना पड़ता है, 4 घंटा सोने में मिलता है और 3 घंटा पिक्चर देखिए। 3 घंटा पिक्चर में टाइम पास हो जाता है। पिक्चर भी सही नहीं बन रही, तुम सही बनाना। क्या मांगता है, क्या लगता है आपको पिक्चर में?
पिक्चर में यही लगता है कि डायरेक्टर सिर्फ पैसा कमा रहे आग बंद करके। नहीं, आपको क्या चाहिए पिक्चर में? क्या सेक्सी मिल रहा है और क्या मिल रहा है वही तो देख रहे था। तो क्या चाहिए बोलना चाहिए? कहानी चाहिए क्या भाई? कहानी अच्छी कहानी चाहिए और क्या चाहिए? अच्छी कहानी चाहिए और अच्छी कहानी रहना चाहिए, अच्छा सस्पेंस रहना चाहिए पिक्चर में कि इंसान का दिल लगे। पैसा गटर करते तो अब आगे कितना अब रिक्शा वाला भी चले जाता है लोगों का। रात को खाना नहीं खाते मगर पिक्चर में बराबर आते हैं। सब पावर लूम वाले ऐसे ही करते हैं? हाँ, पावर लूम वाले सब ऐसे ही करते हैं। टूरेंट वाला जब का है सबकी माँ छोड़ के रखा, 3 मीटर बिल भरवा रहे। मुझे भाई खाने के वादे नहीं, लेकिन पावर लूम वाले पिक्चर देखने पहले आए वो नहीं छूटना चाहिए। तो काम करता हूँ पैसागिरी किधर लूम में? कितने टाइम का ड्यूटी रहता है? 8 बजे का। और कितना घंटे का? कितना 12 घंटे का। और फिर खाना कितने बजे खाते हो? अब खाना 9 बजे के बाद ही खाता हूँ। तो ये बीसी की जो सुविधा है इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? मतलब मेरे को कोई पता नहीं। बेनिफिट फायदा हमको कुछ नहीं है। मतलब खाली खाना मिल रहा है बस। मतलब खाना तो मिल रहा है, वही तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो खाना बढ़िया मिल रहा है बस। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल कयूम। थोड़ा जोर से बोलिए बस। अब्दुल कयूम। कितने साल से बीसी चलाते हो? 7 साल। कौन से लोग आते हैं यहाँ पे, क्या खाते हैं? कौन से लोग आते हैं? कारीगर आते हैं, ऋण भरने वाले आते हैं, नेता आते हैं, मैनेजर आते हैं। सब पावर लूम वाले ही? सब पावर लूम वाले, बेगारी वाले। तो ज़्यादा तौर पे क्यों आते हैं खाना खाने को? घर नहीं जाते? तो घर ही नहीं है, कोई नहीं, कोई कारखाना में सोता है, कोई खोली का है तो बनाने खाने की वजह से, छुट्टी न मिलने की वजह से खाता है यहाँ। और कोई को टाइम नहीं है खाने का, ये हिसाब से सुविधा के लिए चालू किया गया है। कितना भाड़ा रहता है खाने का? खाने के 1000 रुपये महीने का। तो ये लूम वाले जो है वो देते हैं बराबर से टाइम टू टाइम पैसा देते हैं टाइम बराबर, कुछ उसमें भाग भी जाते हैं खा के। तो आप क्या करते हैं? पकड़ते हैं उनको फिर भाग गए तो? कभी कभी को पकड़ा जाता है तो नहीं मिलते हैं तो संतोष किया जाता है। तो आपकी क्या कुछ दरख्वास्त है सरकार से कि आपको राशन में खाना मिला जाए? आप इतना लोगों को खाना देते हो, जो लूम मजदूर है उनको खाना पेश करते हो, तो आपकी कुछ मांग है सरकार से कि आपको राशन पे सस्ते दाम में राशन मिल जाए? वही है, सरकार से सुविधा दे, हम मजदूर को अच्छा से अच्छा खाना खिला सके और तरक्की करे, मजदूर खाए खुशहाल रहे। सर इसके लिए आपकी कुछ यूनियन है, संगठन है? कोई संगठन नहीं है खास करके, थोड़ा बहुत संगठन है, लेकिन कहीं भी रोज़ पढ़ने में 2-4 आते हैं, 10 को बोलो, कहीं काम करने वाले की दिक्कत है तो कहीं पकाने वाले की दिक्कत है। ये हिसाब से सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, नहीं जो अपन चाहे वो कर सकते हैं। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का मेरा खर्चा वर्चा नहीं चल रहा था, तो इसके लिए मैं आ गया भिवंडी में। जब बम्बई में आया तो मेरे को लोग बेगारी की लाइन में डाला, तो शर्मा सेठ का ड्यूटी करने लगा। लगभग 8-10 साल ड्यूटी किया। महंगाई के हिसाब से पगार बढ़ाने के लिए बोला तो बोलते पगार नहीं बढ़ाऊंगा, तेरा हिसाब ले अपना जा। हिसाब भी कुछ नहीं दिए मेरे को, ऊपर से गाली पकड़ दिए। सर्वात महत्त्वाचं तर त्याच्यावर बोलायचं झालं तर आम्ही जेवढं आता ह्या सगळ्या संघटना बांधतोय कामगारांच्या, पावलूम कामगारांच्या, ह्या 32 वर्षानंतर काहीतरी वेगळं होतंय असे हे आहे। आणि त्याच्यामुळे 32 वर्षामध्ये ह्या मालकाला कोणी कामगारांनी त्याच्या अधिकाराविषयी विचारलं नाही किंवा दुसरा कोणी कामगाराच्या बाजूने कुठली संघटना, कुठली युनियन त्यांना विचारायला गेली नाही।
त्यामुळे एक प्रकारचं निगरकट्टा असा मालक इथं बनलेला आहे. आणि अशा अवस्थेमध्ये कामगारांना एकत्र करून त्यांच्यामध्ये कामगारांमध्ये जागृती तयार करायची, त्यांची संघटना बांधायची आणि मग कामगारांसाठी लढायची. ही लढाई करताना त्यांना एकतर ते सहनच होत नाही, कोणतरी काहीतरी मागतंय हे सहन होत नाही. खरं तर कामगार कायदेच नाहीत अशा पद्धतीने भिवंडीत एक वातावरण आहे. त्यामुळे युनियन म्हटलं की मग आताच इन जनरल जे वातावरण आहे की युनियन म्हटलं की पैसे खाणारं असं जे काही एक वातावरण आहे, तर त्याचा एक आम्हाला त्रास होतो की सर्रासपणे अर्ज जातात, पोलीस स्टेशनला अर्ज जातात, कामगार अधिकारी कार्यालयात अर्ज जातात की हे पैसे खातात, ब्लॅकमेल करतात, हे गुंड आहेत, दादा आहेत, या प्रकारचे आरोप होतात. याशिवाय जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावर हल्ले होणे किंवा त्यांना मारहाण करणे किंवा जे कामगार थोडेसे पुढे येऊन काम करू पाहत आहेत त्यांना कामावून काढून टाकणं किंवा त्यांना कोणी कामावरच न ठेवणं, असे सगळे प्रकार होत आहेत. माझ्या स्वतःवर सुद्धा या दरम्यान एक हल्ला झाला. तेव्हा माझी गाडी फोडण्यात आली, त्याची पोलीस केस झाली, पण फार त्याचा काही परिणाम झाला नाही. खरं तर अशा प्रकारे सारखं होत असतं. भिवंडी ही पॉवरलूम नगरी आहे. भिवंडीमध्ये जवळजवळ आमच्या अंदाजे 12 लाख पॉवरलूम्स आहेत आणि त्याच्याशी निगडीत ज्या मशिनरी आहेत त्या आहेत. 12 लाख पॉवरलूम असल्यामुळे कमीत कमी त्यामध्ये काम करणारे 4 ते 5 लाख कामगार आहेत पॉवरलूमशी जुडलेले. गेल्या अनेक वर्षापासून म्हणजे गेल्या 30 ते 32 वर्षापूर्वी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आणि त्यांच्या मागण्यासाठी इथे याकूब मुकादम यांनी एक कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक मुवमेंट चालवली होती. परंतु इथल्या कामगारांचा हक्क मारणाऱ्या आणि मनमानी व्यवहार करणाऱ्या मालकांनी त्या याकूब मुकादमांवर 3 वेळा हल्ले केले आणि शेवटी त्यांचा मर्डर झाला. त्यानंतर भिवंडी शहर हे पॉवरलूम उद्योगासाठी ओळखलं जातं. भिवंडी शहराच्या आसपास पॉवरलूम उद्योग मोठ्या स्वरूपात आहेत. इंग्लिश पॉवरलूम, सोल्जर मशीन्स अशा आधुनिक मशीन्सचं काम इथे कापड उद्योगामध्ये काम केलं जातं. भिवंडी शहरामध्ये जे पॉवरलूम आहेत त्यांना मुंबई दुकाने व अधिनियम कायदा जो बॉम्बे शॉप अँड डिस्ट्रिब्युशन ॲक्ट म्हणतो तो कायदा लागू आहे. त्या लागू असणाऱ्या कायद्याप्रमाणे जे उद्योग मालक आहेत त्यांना कायद्याप्रमाणे नोंदणी दाखला घेणं बंधनकारक आहे. यासाठी माझ्या कार्यालयामध्ये 8 दुकान निरीक्षक नियुक्त केलेले आहेत. साधारणतः 15,000 यंत्रमाग उद्योगांची नोंदणी या ऑफिसला झालेली आहे. 15,000 उद्योगामध्ये साधारण 45,000 कामगार त्यामध्ये कार्यरत असल्याचा कागदोपत्री मालकांनी अर्ज करताना नोंद केलेली आहे. भिवंडी शहरामध्ये जे काम करणारे कामगार आहेत ते प्रामुख्याने पीस रेटवर काम करतात. एक कामगार साधारण 8 लूम चालवतो. 8 लूम चालवून त्याची जी मजुरी आहे 9 ते 10,000पर्यंत त्याला मजुरी मिळते. भिवंडीमध्ये जे यंत्रमाग जे आहेत ते एकाच शेडमध्ये 8 मालक वेगवेगळे मालक त्यामध्ये समाविष्ट झालेले असतात. त्यामुळे 10 कामगार न झाल्यामुळे त्यांना फॅक्टरी ॲक्ट लागू होत नाही. कामगारांना ESI कायदा लागू होत नाही. कामगारांना ESI कायदा लागू होत नाही. कामगारांना बोनस त्यामुळे मिळत नाही. त्यामुळे कामगार या कायद्यापासून वंचित राहतात. हे जे कामगार आहेत ते बहुतांश कामगार परराज्यातले आहेत. एका रूममध्ये 10-12 कामगार एकाच रूममध्ये राहतात, एकत्र जेवण बनवतात, वर्षातून एकदा ते गावी जातात. कामगाराची नोंदणी कुठेच होत नसल्याने कामगार कायदे अंमलबजावणी करण्यामध्ये या कार्यालयास मर्यादा पडतात. परंतु नुकतंच शासनाने महाश्रमच्या माध्यमातून सर्व कामगारांची नोंदणी करण्यात येऊन कामगारांची खाती संबंधित बँकेमध्ये उघडली जातील. बँकेमध्ये खाते उघडल्यानंतर कामगारांचे पेमेंट बँकेमध्ये जमा होईल. त्यामुळे कामगारांना किमान वेतन,
व रोखीने वेतन मिळाल्यामुळे जो खर्च होतो तो कुठं बचत करण्याची संधी कामगारांना प्राप्त होईल. कामगारांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या काही संघटना इथे भिवंडीमध्ये आहेत. त्या माध्यमातून कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास या कार्यालयास त्यांची मदत होते. व्यवस्थापनाचा यामध्ये कामगार कायदे पाळण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो अतिशय उदासीन आहे. आस्थापनेच्या बाहेर बोर्ड लावणे, कामगारांना हजेरी कार्ड देणं, वेतन चिठ्ठी देणं, त्यांचं रेकॉर्ड ठेवणं यावर उदासीन असल्यामुळे या कार्यालयाने साधारण 140 खटले, फौजदारी खटले न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. पण खटले वर्षानुवर्ष न्यायालयात प्रलंबित राहतात. त्यामुळे कामगारांना जरब बसावी, मालकांना जरब बसावी असा कायद्यात काही बदल केल्यास बऱ्याच अंशी कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ शकेल. कामगार कायद्यांचं पालन होण्यासाठी मी मालक संघटनांना त्यांच्या मीटिंगमध्ये उपस्थित राहून आवाहन केलं होतं, कामगार कायद्यासाठी माहिती दिली होती. पण मालक खूपच याबाबतीत उदासीन असल्याची सकृत दिशेने मला आढळतं. Total ignorance of the government towards enforcement of Factories Act has caused misery to literally misery to the powerloom workers. So what is the solution now? If you ask me, the solution is to form a board of the powerloom workers and form a board of like Mathadi workers, like security guards. So there is a board of security guards. There is now a board of domestic servants, Molkerin. That board is also at the verge of establishing. So of these powerloom workers, at least for Bhiwandi area is concerned, the government should constitute a board of powerloom workers. A powerloom workers who wants employment as powerloom workers in Bhiwandi, he should register his name in the board. Similarly, those employer who need the services of the powerloom workers, they should also register their names in the board. For such proposals, many attempts were made by the unions and many agitation was resorted to by the unions. Demand was placed before the government for formation of such boards, but it went futile. All powerloom owners and all those who were serving the interest of the powerloom owners were against formation of such board. Because if such board is formed, then there will be some the employer-employer relationship will be regularized. There will be definitely some registration of the workers. There will be some rules applicable and to some extent Factories Act will be applicable to the powerloom workers. Attendance card will be issued by the board and definite place of work will be identified. Now, so therefore, minimum wages will be ensured, and therefore all these powerloom owners don't want all these things. Can we really find a solution to end the misery of the powerloom workers and mess in implementation of labor laws in Bhiwandi? This is $1 million question. Yes, the struggle and unity of the powerloom workers in Bhiwandi will give the answer to this question positively. इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो. इसलिए सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, यूं नहीं मान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो.
आसमां पे टंगी हो न खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो, इसलिए